हेलो ट्वेल्थ के भाई बहन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए जैक मॉडल का क्लास ट्वेल्थ का जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। 40 क्वेश्चन थे उसमें। अब आपके डिमांड पे प्रोजेक्ट ट्रेल 2.0 इकोनॉमिक्स का मॉडल सीट्स का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। और कल मैं जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट रहने वाला है, उसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए क्योंकि ये 40 मार्क्स का आपका वेटेज रखने वाला है। अगर आप इस 40 में 40 स्कोर करते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है इस पूरे वीडियो को देखिए। और मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को डील नहीं करूँगा, सिर्फ मैं टिक नहीं लगाऊंगा, मैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं देने का प्रयास करूंगा जिससे कि उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाएं। एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, है ना, एमसीक्यू को टिक कर पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपके डिमांड पे प्रोजेक्ट ट्रेल 2.0 का इकोनॉमिक्स मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए, तो बिना देरी के हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है प्रोजेक्ट रेल 2.0 का पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए क्वेश्चन जो है पूरा हिंदी में दिया हुआ है तो डरने की बात नहीं है, मैं इसे इंग्लिश में भी समझाते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र जो है आराम से इस क्लास को देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर तो शुरू करते हैं। पहला उपयोगिता, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी यानी कि किसी भी गुड्स को यूज जब आप करते हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं, उसको यहाँ पर यूटिलिटी का नाम दिया गया है, यानी उपयोगिता के नाम दी गई है। कहता है उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने टिक लगा के रखा है, लेकिन पहले आप समझिए कि उपयोगिता का गणनावाचक होता क्या। गणनावाचक का मतलब क्या होता है, इनका कहना है कि हम अपने यूटिलिटी को भी काउंट कर सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, है ना। मेजर यानी कि माप सकते हैं। जैसे देखो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक चॉकलेट खाते हैं तो उस चॉकलेट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो क्या कहेंगे आप, 1 किलो मिला, 2 किलो मिला, नहीं। तो मार्शल ने कहा है कि आप अपने गुड्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उनसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है, आप उसको यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, है ना। यूटिल से मेजर कर सकते हैं, यानी अगर एक चॉकलेट खाया तो आप 10 यूटिल्स यानी सेटिस्फैक्शन लिए, फिर आप नेक्स्ट खाएंगे तो हो सकता है कि और आपका 8 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला। यानी इनका कहना है कि आप अपने गुड्स को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन लेते हैं उनको भी हम माप सकते हैं, जैसे और चीज़ों को मेजर करते हैं। तो ये उपयोगिता का यानी यूटिलिटी का जो है वो गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वो मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसको आपको कार्डिनल थ्योरी भी बोलते हैं, कार्डिनल थ्योरी भी बोलते हैं या मार्शल्स थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्शल्स थ्योरी, मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। तो चलिए पहला सवाल थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यूटिलिटी को काउंट करने का जो दृष्टिकोण दिया है वो प्रस्तुत किया है वो मार्शल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। देखो उत्पादन के कितने साधन हैं, मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रोडक्शन, है ना। किसी भी प्रोडक्शन के कितने साधन होते हैं, मेनली लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन। तो कहता है कि इनमें से किस समयावधि में सभी परिवर्तनशील होते हैं। भैया जितना ज़्यादा लंबा समय होगा, अगर लंबे समय में तो कहीं ना कहीं लैंड का भी दाम बढ़ेगा, लेबर का भी दाम बढ़ेगा, कैपिटल का भी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन जो है आपका इंटरप्रेन्योर जो है उस वो भी जो है
वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड करेंगे, वो भी बहुत चाहेंगे कि उनको प्रॉफिट मिले। तो यह कहीं ना कहीं अगर आप लंबे समय में जाएंगे तो सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, सभी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो दीर्घकाल, दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म। क्लियर है। आगे उदासीन वक्र क्या होता है, वक्र होता है उदासीन वक्र जो है वो आपका ध्यान रखना है कि उदासीन वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व ध्यान रखिएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो इंग्लिश वाले। तो इनडिफरेंस कर्व की बात करता है उसको उदासीनता वक्र कहते हैं। तो आपको पता है कि इनडिफरेंस कर्व के बारे में जब कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो वो हमेशा मूल बिंदु की ओर यानी ऑरिजिन की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। क्या होता है, उन्नतोदर। यानी कि उन्नतोदर का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस प्रकार से रहेगा। देखिएगा मैप को ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया ना, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के उन्नतोदर यानी कि उन्नतोदर यानी इस प्रकार से होता है। क्या होता है, इस प्रकार से होता है आपका। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा वो इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स होता है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपके कॉनकेव होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वैसा वस्तु जो एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है ना, वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाते हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। यानी वो गुड जो एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। जैसे टी के जगह पे कॉफी यूज होता है ना, इसको कहते हैं आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। पूरक वस्तु यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जो एक दूसरे को पूरा करता है, जिसके बिना एक दूसरा अधूरा है। जैसे कार और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल, क्या है ना, ये सब के बिना जो है अगर कार है तो पेट्रोल की जरूरत है, अगर पेट्रोल नहीं रहेगी तो कार कौन कैसे चलेगा, या कार नहीं है तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से कार पेट्रोल एक पूरक वस्तु है ना। आरामदायक वस्तु यानी लग्जरियस वस्तु, और आवश्यक वस्तु जो बेसिक नीड्स हैं आपके उसको आवश्यक वस्तु कहते हैं यानी इसेंशियल गुड्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो कहलाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं का मतलब एक वस्तु जो दूसरे को परिवर्तित कर दे, उसके जगह पे इस्तेमाल हो जाए। क्लियर है। तो डिटेल में मैं प्रयास कर रहा हूं बताने का, लंबा वीडियो बन सकता है तो प्लीज बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन फील करूं, है ना, और आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट बना पाऊं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है। उत्पत्ति का साधन है तो भैया उत्पत्ति यानी कि प्रोडक्शन का साधन। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन का साधन मेनली 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी उसको कहते हैं। तो यहाँ भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम है। भूमि यानी लैंड, पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी कि लेबर। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे यानी उत्पत्ति के साधन सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। एम आर को प्रदर्शित किया जा सकता है, एम आर को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक सेकेंड क्वेश्चन चला गया नीचे, एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, चलिए हम क्वेश्चन की ओर आ गए। कहता है मार्जिनल रेवेन्यू को प्रदर्शित किया जा सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू की यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है आप बेचकर कितना इनकम जनरेट करते हो उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कहीं ना कहीं आप अगर जैसे इसको एग्जांपल समझो पहले, जैसे अगर आप 10 यूनिट बेचते हो, ठीक है, 10 पेन बेचते हो मान लो, और उसका एक पेन का दाम 10 रुपया है यानी 10 दहें 100, ठीक है। अगर अगला पेन बेचोगे तो मान लीजिए कि अगला फिर 10 रुपए का पेन बेचोगे, यानी कितना चेंजेज आया, तो यानी कितना चेंज आया, तो 10 रुपए का चेंज आया। यही आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आप जो टोटल रेवेन्यू में चेंजेज आया, यानी टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया वो कितना का चेंज आया, 10 रुपए का चेंज आया, और क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, एक क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा बेचा, तो उससे आप अगर डिवाइड कर देंगे यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू इन इनकम और चेंज इन क्वांटिटी, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू यानी कितना निकला। अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने बेचा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा आपने कमाया, उसे वो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू जो जिसमें चेंज आया और क्वांटिटी में जो चेंज आया वो एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर आया समझ में। चलिए, तो डेल्टा यानी चेंज, डेल्टा जो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटा चेंज इन क्वांटिटी। एग्जांपल से मैंने समझा दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में
निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एकाधिकार यानी मोनोपोली, एकाधिकार यानी मोनोपोली यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा मार्केट जहां पे एक ही सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो। तो कहता है एकाधिकार की कौन विशेषता नहीं है? कौन विशेषता नहीं है एकाधिकार की? तो निकट स्थानापन्न का अभाव, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। एक क्रेता और अनेक विक्रेता, देखिए ये गलत है, क्योंकि एक विक्रेता है और अनेक क्रेता है, यानी एक सेलर है और बहुत सारे बायर हैं, तो ये आपका गलत है, ये विशेषता नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे होना चाहिए था क्या? एक विक्रेता और अनेक क्रेता, उल्टा दे दिया है। तो एकाधिकार की विशेषता ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र की ढाल क्या होती है? मांग वक्र, मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की बात कर रहा है। तो डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। क्यों निगेटिव? इसलिए बोला कि मैंने पढ़ाया था आपको कि डिमांड कर्व जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है। क्या रखता है? इनवर्स रिलेशन। क्यों रखता है इनवर्स रिलेशन? क्योंकि प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और अगर आपका प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि ये प्राइस और जो डिमांड है उनके बीच में रिलेशन क्या है? उल्टा है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय मेन समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम उपयोग, उपर्युक्त सभी, है ना। तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यही है कि कहीं ना कहीं साधन जो है कम है हमारे पास, साधन हमारे पास क्या है? कम है, और उनका सही उपयोग करना, सही उपयोग कर अगर हम नहीं करेंगे तो पता चले कि आने वाला समय में हमारे पीढ़ी को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो सुविधाएं हम जो है उपयोग कर रहे हैं। तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि साधनों का आवंटन, सही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आर्थिक विकास होना चाहिए, साधनों का कुशलतम उपयोग होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहता है, मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र को छोटा अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो यानी छोटा अर्थशास्त्र। तो छोटा अर्थशास्त्र में छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, है ना। तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, जी हाँ, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बात होती है, ध्यान रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? सभी शाखाएं हैं। पूर्ति, पूर्ति बेलोचदार क्या होती है? पूर्ति बेलोचदार यानी कि सप्लाई, सप्लाई इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक क्या होती है? होती है अति अल्पकाल में। अति अल्पकाल में का मतलब बहुत ही कम समय में, है ना। तो जो पूर्ति है, सप्लाई है, वो इतना जल्दी 1 से 2 दिन में चेंजेस नहीं आता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो इसीलिए जो कह रहा है कि पूर्ति बेलोचदार यानी सप्लाई इन इलास्टिक होती है। कब? अति अल्पकाल में, थोड़े समय में, ठीक है। क्योंकि दीर्घकाल में तो सप्लाई चेंज हो जाएगा, वो इलास्टिक हो जाएगा, इन इलास्टिक नहीं रहेगा। तो पूर्ति बेलोचदार होती है अति अल्पकाल में, कम समय में। देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार रिपीट करता हूं, तो एक बार में याद समझ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं? अभी मैंने बताया था, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, एकदम याद कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पत्ति का साधन। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंट्रेप्रेन्योर, है ना। एंट्रेप्रेन्योर यानी लैंड भूमि, लेबर यानी कि श्रम, कैपिटल यानी पूंजी, और एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, उद्यमिता, है ना। तो इसमें कौन है? तो भूमि भी है, श्रम है, पूंजी है। मुद्रा जो है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा साधन नहीं है। मुद्रा क्या है कि ये मुद्रा जो है, ये मुद्रा के फॉर्म में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। उस साधन को एकजुट करने में मुद्रा हेल्प करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुद्रा रहेगा तभी ये सारी चीजें आप अरेंज कर पाएंगे। तो इन चीजों को अरेंज करने का साधन मुद्रा है, लेकिन उत्पत्ति का साधन क्या हुआ? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चलिए, आज मैं बहुत डिटेल में आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो प्लीज बने रहिए वीडियो पर, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइक्रोज, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? माइक्रोज का मतलब होता है छोटा, और वो ग्रीक शब्द से लिया गया। कहां से लिया गया? ग्रीक शब्द से। और ग्रीक शब्द से कौन सा था? MIKROS था। क्या था?
MIKRO जिसका मतलब था छोटा, है ना। तो माइक्रोस जो है माइक्रो लिया गया है ग्रीक शब्द से। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? आप खुद समझिए, हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो धरती है, उस पे लोगों का नीड एंड वांट्स यानी डिजायर अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, जिसके वजह से उनके पास कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपयोग का, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, यानी कम चीज़ें ज़्यादा नीड्स में आपको क्या करना है? अपनी चीज़ों को फुलफिल करना, अपने नीड्स को वांट्स को फुलफिल करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप में क्या आता है? चुनाव का समस्या आता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज से हम अपने कौन से नीड को फुलफिल करें। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? वो है चुनाव की समस्या। चुनाव, क्योंकि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहता तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं रहती, सभी अपने मन से जो है वो उसका इस्तेमाल करते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको 1000 रुपया दे दिया जाए और कहे ठीक है, और एक और स्टूडेंट को 1000 रुपया दिया जाए, तो देखिएगा कि वो 1000, एक पहला स्टूडेंट जो ए है मान लीजिए और दूसरा स्टूडेंट बी है, उस 1000 संसाधन क्या है? सेम है, इसके पास भी 1000 दिया मैंने, इसको भी 1000 ही दिया, लेकिन ए जो है इस 1000 का अलग उपयोग करेगा और ये अलग उपयोग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के नीड्स क्या हैं? अलग हैं। तो देखिए दोनों के नीड्स अलग हैं, तो दोनों का उस 1000 को खर्च करने का चॉइस भी अलग होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्यों है? तो आर्थिक समस्या क्यों आ रही है? चुनाव की समस्या से रिलेटेड है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता? उपयोगिता यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो भैया यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक धारणा, यानी आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको क्या होता है? आपके दिमाग में वो चीज, उसका सेटिस्फैक्शन आता है, लेकिन वही चीजें आप जैसे जैसे खाते जाते हैं तो आपको क्या होता है? आपका यूटिलिटी लेवल जो है वो नीचे आ जाता है, यानी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि घटते जाता है। जैसे आपको पहला चॉकलेट दे तो बहुत अच्छे से खाएंगे, दूसरा दे तो ठीक ठाक खा लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से एक समय आएगा जब वो वही चॉकलेट, जो आपको पहला चॉकलेट बहुत अच्छा लग रहा था, उसके बाद वही चॉकलेट आपको बेकार लगना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आपकी उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा उसको खा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। चलिए याद रखिएगा, निम्न में से कौन से गोसेन का दूसरा नियम है? गोसेन का दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको याद कर लीजिएगा, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग क्या कहलाती है? तिरछी मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरछी मांग कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आपका x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, यानी कि अगर यहाँ पे x y पे गुड्स x है और यहाँ पे गुड्स y है, तो अगर इसके क्या कहता है? x वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी कि अगर x का वस्तु का कीमत जो है मान लीजिए कि अगर कम जाएगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड घट जाएगा। तो यही कह रहे हैं, तो क्या कहते हैं? तिरछी मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी मांग कहते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का। क्या है? उत्पत्ति के साधनों का। कहीं ना कहीं उत्पादन जो है वो किन चीजों से बनेगा? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ध्यान रखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का फलन है। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्ति लागतें, अव्यक्त लागतें, उपर्युक्त सभी। तो मौद्रिक लागत में जो है वो सभी लागतें सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अब हम लोग कहाँ आ गए? माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आ गए। तो चलिए 20 क्वेश्चन हमारा माइक्रो का था, अब नेक्स्ट हमारा माइक्रो में चलेगा। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी कि मैक्रो यानी बड़ा शास्त्र, निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है? आय एवं रोजगार सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति। जी हाँ, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट की बात करते हैं, है ना, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक बिजनेस की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, एक लोगों के रोजगार की बात करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है ना।
पूरे जो है देशवासी के बारे में बात करता है, पूरे देश की महंगाई के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो टोटल की बात करेगा, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। पूंजी के स्टॉक में यानी पूंजी निर्माण कहलाती है। पूंजी निर्माण समझते हैं, यहाँ पे एक चैप्टर सा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हम आप सभी क्या है आने वाले समय के लिए क्या है, देश के लिए कैपिटल, अपनी इकोनॉमी के लिए क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। यानी कि अगर एक डॉक्टर बनता है तो वो भी क्या है, देश के लिए कैपिटल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आगे जाके वो मनी जनरेट करेगा। ठीक है, इंजीनियर वो मनी जनरेट करेगा, टीचर वो मनी जनरेट करेगा, स्टूडेंट भी आगे जाके क्या करेंगे, मनी जनरेट करेंगे। तो जो भी देश को मनी जनरेट करने में हेल्प करेगा वो क्या कहलाता है, पूंजी निर्माण कहलाता है। तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है, पूंजी निर्माण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाह के अंतर्गत निम्न से कौन शामिल है? प्रवाह, उपभोग, आय, निवेश और उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, प्रवाह का मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे वो चेंजेस आते जा रहा है। तो उपभोग में डेली चेंजेस आएगा, कमाई में डेली चेंजेस आएगा, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं डेली चेंजेस आ रहा है। तो प्रवाह जो है वो क्या है, इनके अंतर्गत सभी चीज़ें आएंगी। उपभोग यानी कंजम्पशन, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, आय यानी इनकम। ठीक है, प्रवाह यानी फ्लो। तो फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, तो सभी चीज़ आता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आय यानी इनकम, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित, भैया प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। देखो ध्यान से, तीन तरह का बिजनेस का सेक्टर होता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीय यानी सेकेंडरी, और टर्सरी यानी सेवा का सेक्टर, सर्विस का सेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में मेनली कृषि से संबंधित, जानवरों से संबंधित यानी जीन से संबंधित, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, दूध का, ये सब सारी चीज़ें कृषि क्षेत्र में आएंगी। यानी सीधा सा बात है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी काम करेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। और जो उस रॉ मटेरियल का यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बना देगा, यानी कंस्ट्रक्शन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। और इन दोनों को जो हेल्प करेगा करने में वो कहलाता है आपका टर्सरी सेक्टर, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि सामान ले जाना, ये सब चीज़ें, गोडाउन हो गया, ये सब सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, आपके टर्सरी सेक्टर में आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है क्या, कृषि। आगे बढ़ते हैं। NNP एट मार्केट प्राइस निम्न में किसके बराबर होगा? देखो NNP एट मार्केट प्राइस यानी देश का इनकम किस पे, मार्केट प्राइस पे किसके बराबर होगा? तो ध्यान रखिएगा कि NNP एट मार्केट प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए GNP एट मार्केट प्राइस का मैं टिक दिया था कि अगर आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और आपको GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ, इस फॉर्मूले से अगर आप देख लेंगे तो ये जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सभी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, G यानी ग्रॉस, D यानी डोमेस्टिक, B यानी प्रोडक्ट, M यानी मार्केट प्राइस, है ना। और NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि अगर आपको G से यानी ग्रॉस से कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, विदेश का पैसा यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ना पड़ेगा। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो आपको इसमें से क्या माइनस करने का, मार्केट प्राइस में टैक्स माइनस करना पड़ेगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तब जाके क्या निकलेगा आपका, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है, NNP एट मार्केट प्राइस कर रहा है। तो ध्यान देखो, NNP एट मार्केट प्राइस डिमांड कर रहा है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए अगर ग्रॉस में, देखिए NP यहाँ भी है, NP यहाँ भी है, MP यहाँ भी है, MP यानी सब सेम है, सिर्फ क्या है, यहाँ पे N है और यहाँ पे G है। यानी कि अगर ग्रॉस में माइनस क्या कर दे, घिसावट यानी डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। इस समझ में आया। तो NNP एट मार्केट प्राइस कैसे आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद क्या आ जाएगा, नेट, बाकी चीज़ें सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर। राष्ट्र, ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए मैं इसको अच्छे से एक बार आपको बता देता हूँ, अच्छे से आपको बता देता हूँ मैं। एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूँ।
तो देखिए मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता दूं इसको बनने का कैसे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ग्रॉस यानी जी है ना, ग्रॉस से आपको अगर नेट पे जाना है, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से आपको ग्रॉस पे आना है तो आपको करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो करना पड़ेगा आपको माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर फैक्टर कॉस्ट पे से मार्केट प्राइस पे आना है तो करना पड़ेगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक में आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेश का पैसा अपने देश के पैसे में ऐड करना पड़ेगा। और फिर जो है आप विदेश का पैसा कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो विदेश से कमा के लाए हैं वो पैसा ऐड करना है ना। और नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना पड़ेगा। आ गया बात समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। अब चलिए बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय में न्यून में से किसे शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में किसे शामिल किया जाता है, लगान मजदूरी किया जाता है, लगान वेतन किया जाता है, लगान लाभ किया जाता है, लगान मजदूरी वेतन ब्याज लाभ सभी किया जाता है। इसको फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो लगान मजदूरी वेतन ब्याज लाभ। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है, अभी मैंने बताया था प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 3 सम्मिलित होते हैं, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, जी हाँ दोनों। ध्यान रखिएगा कि आप जब एक देश का एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल यानी कि जो ईयर चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के मार्च 31 में खत्म होता है, जिसमें हमारा स्कूल भी चलता है, बैंकिंग सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। तो उस ईयर में जो है, उस ईयर का अगर इनकम कैलकुलेट करना है तो क्या चीज़ों को हम शामिल नहीं करेंगे, तो पुरानी वस्तुओं को अगर हम क्रय विक्रय करेंगे तो उससे रिलेटेड जो इनकम है उसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि एक गुड्स को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो अगर उसका इस्तेमाल हुआ है तो उसको भी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में जो है पुराना वस्तु और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या बोला मैंने, पुराना वस्तु का क्रय विक्रय यानी ओल्ड सामान का, और इंटरमीडिएट गुड्स जो फाइनल गुड्स को बनाने में जो इस्तेमाल हुआ है, जैसे एक मिठाई को बनाने के लिए दूध चीनी इस्तेमाल हुआ, तो ये सब के खर्चे इनकम में ऐड नहीं किए जाएंगे। मिठाई का जो एक मिठाई का दाम है 15 रुपये या 20 रुपया, उसको सिर्फ इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, दूध ये सब का खर्चा नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं का क्रय और मध्यवर्ती वस्तुएं यानी इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, नहीं ऐड किया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, 1949 में। स्थापना हुई थी 1935 में। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी आजादी के पहले, और जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी हमारे देश का जो है उसको ठप्पा लग गया था, वो 1949 में लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा। तो कीन्स जो है हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि भाई जहां पे टोटल डिमांड, अग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, अग्रीगेट सप्लाई, वहां पे सभी को रोजगार मिलेगा और सभी की आय जो है वो अच्छी रहेगी और मार्केट में डिमांड सप्लाई सही बना हुआ रहेगा। तो ये कहते हैं कि अगर अग्रीगेट डिमांड जो है अगर कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में जो है लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोड्यूसर सामान को बनाने से रोक देगा, काम को रोक देगा, और काम रुकेगा तो लोगों को रोजगार छिनना भी शुरू हो जाएगा। वहीं अगर सप्लाई जो है वो, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, सप्लाई जो है वो कम है, तो उस केस में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो संतुलन नहीं बनेगा। तो कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कब संतुलन बनेगा, जब अग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, अग्रीगेट सप्लाई के, अग्रीगेट यानी टोटल। क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर अग्रीगेट डिमांड इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 31, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है, कहता है अपूर्ण रोजगार संतुलन।
किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा जो है वो किस नाम से पुकारा है? अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा है। इसको याद करने की चीजें हैं, ठीक है। चलिए, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? एक व्यापारिक बैंक है जो किसके साथ डील करता है? पब्लिक के साथ डील करता है। किसके साथ डील करता है? पब्लिक से पैसा लेता है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करता है। तो पंजाब नेशनल बैंक एक कमर्शियल बैंक है। देखिए, मैं इसका ट्रिक देता हूँ। ट्रिक क्या है? सिंपल बेस कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप जो है ऑफ हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट। एक सेकेंड वेट वेट। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं लैपटॉप ऑफ हो जाता, मुझे जाना पड़ा, सॉरी। चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, शुरू करते हैं। तो कहता है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का, सॉरी यहाँ में था, हाँ मैं ट्रिक दे रहा था आपको। क्या ट्रिक दे रहा था? कि पंजाब नेशनल बैंक में निम्न से क्या हो, क्या है? तो व्यापारिक बैंक है। तो मैं सीधा सा बात कह रहा हूँ कि किसी भी देश में सारे व्यापारिक बैंक होते हैं, बस एक बैंक को छोड़कर जिसको केंद्रीय बैंक कहते हैं, यानी कि जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। तो भारत में एक ही केंद्र बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक होंगे, क्या बोले? आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक होंगे वो सारे क्या होंगे? व्यापारिक बैंक होंगे। तो आंख बंद करके जो है आप उसे व्यापारी बैंक बोल देंगे। क्लियर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, मेन बैंक है, और बाकी जो है कोई भी अगर बैंक का नाम रहेगा तो व्यापारिक बैंक हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात घटता है। इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। साख मुद्रा का होता है क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन, है ना, क्रेडिट मनी, मनी क्रिएट करना। क्या करना? मनी क्रिएट करना। का विस्तार कब होता है? जब नकद कोष अनुपात, नकद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो क्या कहता है कि जब साख मुद्रा का विस्तार होता है, साख मुद्रा का यानी क्रेडिट मनी का विस्तार होता है, यानी मनी मल्टीप्लाई होता है बैंक का, जब नकद कोष अनुपात क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? देखो ध्यान से। आरबीआई, आरबीआई आपको पता है कि आरबीआई सारे बैंक को रेगुलेट करती है। तो आरबीआई कहता है कि बैंक, आप जो पब्लिक से क्या करते हो? पैसा लेते हो। आप जो पब्लिक से पैसा लेते हो तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को बाद में क्या विड्रॉ करना भी होता है। तो अगर पब्लिक से जो तुम पैसा लिए, अगर कहीं तुम सारे पैसे को लोन के रूप में बांट दिए, तो ये पब्लिक अगर पैसा लेने आएगा तुमसे तो पैसा कैसे दोगे? पैसा कैसे दोगे? तो इसके लिए आरबीआई कहती है कि तुमसे कम से कम 20%, 25%, 30% जो भी है वो आरबीआई जैसा कहती है वैसा बैंक जो है अपना कैश रिजर्व रेशियो बना के रखती है, यानी CRR बना के रखेगी कि उतना पैसा छोड़कर ही बाकी पैसे कर्जे लोगों को दिए जाएंगे, बाकी पैसा जमा रहेगा। तो देखिए गौर से कि बैंक के पास जितना पैसा ज़्यादा जमा रहेगा उतना कम वो लोन दे पाएगा, और जितना वो कम लोन देगा उतना कम वो मनी मार्केट में सर्कुलेट होगा, और उतना ही कम जो है उसका मनी घूम कर आएगा। जैसे देखिए, बिजनेसमैन को लोन दिया, फिर वो लोन कहीं और बांटेगा, वो खर्चा फिर कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। तो घूम फिर के जो पैसा बैंक ने मार्केट में दिया, फिर वो मार्केट का पैसा जो है फिर से बैंक में ही आ रहा है। तो जितना पैसा वो मार्केट में देगा, जितना पैसा मार्केट में देगा उतना ही उसका मार्केट में यानी बैंक में और पैसा सर्कुलेट होगा, जिससे कि उसका क्रेडिट बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब रेशियो जो होगा उसका कम होगा, यानी आरबीआई जितना कम पैसा उसको अपने बैंक में रखने कहेगा उतना ज़्यादा वो अपना क्रेडिट जनरेट करेगा, और जितना कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा उतना ही उसका साख मुद्रा घटेगा। तो ठीक है, तो कहता है साख मुद्रा का विस्तार कब होता है? जब नकद अनुपात घटता है, और जब नकद अनुपात बढ़ेगा तो साख मुद्रा घट जाएगा। आया बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। क्या होता है? 1/CRR, ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में, 1969 में। इसको ट्रिक याद रखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, है ना। तो उससे जस्ट प्लस 100 कर दीजिए, यानी 1969 में क्या हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। गांधी जी के जन्म प्लस 100। ठीक है, चलिए फिर, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? अभी मतलब मुद्रा पूर्ति का नियमन, अभी मैंने बताया कि ये सारे चीजें कौन रेगुलेट करता है? मनी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो होता है वो आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ना, वो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट जो है वो दूसरे देशों से लेती है, उनको जो पेमेंट करती है, वो अगर आप दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आता है आपका प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान क्या व्यक्त किया जाता है? राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, जिसको फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 37। निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? कर यानी टैक्स नहीं है। तो भैया आयकर है, इनकम टैक्स है, सीमा शुल्क है, हाँ चालान टैक्स वो है, निगम कर एकदम है, फीस जो है वो टैक्स नहीं है, फिक्स जो है वो टैक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंतुलित, ये तीनों जो है वो टैक्स रिसीट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, और ये एक नॉन टैक्स रिसीप्ट है। कौन सा है? नॉन टैक्स है। निम्न में से असंतुलित बजट है, अतिरेक बजट, घाटे का बजट, दोनों। भैया सीधा सा बात है, जितना आप खर्चा करेंगे उससे कहीं ज़्यादा इनकम आ गया, यानी आपको लग रहा है खर्चा मेरा 20 होगा तो इनकम उसको हमको 20 रुपया चाहिए, लेकिन इनकम हो गया तुम्हारा 30 रुपये। ये भी क्या है? असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस है। अगर आपका इनकम 20 हुआ, खर्चा 30 हो गया इस बार, वो भी क्या है? डिसबैलेंस है, अनबैलेंस बजट है, असंतुलित बजट है। तो संतुलित बजट किसको कहेंगे? सीधा सा बात भैया, जितना खर्चा उतना ही इनकम, जितना इनकम उतना ही खर्चा, संतुलित बजट। तो कहता है निम्न में से असंतुलित बजट कौन है? तो अतिरेक बजट यानी ज़्यादा बजट हो गया, या घाटे का बजट यानी इनकम ज़्यादा हो गया खर्चा कम, ये भी संतुलित नहीं है। घाटा हो गया यानी कि खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, वो भी घाटे का बजट, दोनों क्या है? असंतुलित है। संतुलित यानी कि जहां पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर होगा, यानी सीधा सा बात है एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट्स, तो वहां संतुलित बजट कहलाएगा। चलिए, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है उसे क्या कहते हैं? कहता है जिस कर प्रणाली करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली। क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव। क्या कहते हैं? रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स। कैसे? जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स। चलिए याद रखिएगा। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें आती है? दृश्य मदें यानी गुड्स, विजुअल आइटम्स, अदृश्य मदें यानी सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम, पूंजी अंतरण यानी कि कैपिटल ट्रांसफर। जी हाँ, सभी चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे वो विजुअल आइटम्स हो, चाहे इनविजिबल आइटम हो, चाहे कैपिटल ट्रांसफर हो, चाहे यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि बीओपी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लिखवा देता हूं आपको। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम में आपको आने वाला है सवाल आपका सब्जेक्टिव में। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, ब्रैकेट में आप लिखते जाइएगा, लिख सकते हैं, अनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर, आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसके बदले में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कोई गिफ्ट दे दिया आपको, या आपने किसी को गिफ्ट दिया तो बदले में गिफ्ट आप मांगेंगे कि भैया तुम भी हमको रिटर्न गिफ्ट दो, नहीं ना, तो उसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। जो ट्रांसफर एक तरफ से हो, कंसिडरेशन सामने से नहीं आए बाद में, वो उसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो
बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, इनविजिबल आइटम का कैपिटल ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपका प्रोजेक्ट रेल का 2.0 का आपका पहला सेट का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। तो कहीं भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आंसर क्वेश्चंस के आंसर में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है उसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ क्या हो जाए, भलाई हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए गुड बाय।